नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। और सबसे पहले बात हम करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर आज हफ्ते के पहले ही दिन अच्छी रिकवरी दिख रही है। लेकिन ये रिकवरी कितनी टिकाऊ है? जो पिछले हफ्ते की जो मुनाफा वसूली दिखी थी, क्या फिर से वो तो लौट नहीं सकती है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम शो के दौरान आगे आपको टमाटर, प्याज, सोयाबीन जैसे अहम खबरें लेकर आपके लिए आएंगे। वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, कौन सी बड़ी खबरें उन कमोडिटी से जुड़ी हुई है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात गोल्ड और सिल्वर की कर लेते हैं। हमारे साथ तीन मेहमान भी हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। बिटूपन मजुमदार हैं, bmazumdar.com के टेक्निकल एनालिस्ट हैं। दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ से। अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज़ से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बिटूपन, आप बताइए कैसा लग रहा है गोल्ड आपको? चार्ट पे कैसा दिख रहा है? ये जो रिकवरी है टिकाऊ आपको दिख रही है? आज के लिए क्या करना चाहिए और ये हफ्ता गोल्ड के लिए आपको कैसा दिख रहा है? देखिए फिलहाल गोल्ड में जिस तरह से एक डिक्लाइन आया था 79,000 से ऑलमोस्ट 73,000 तक, ये काफी डीप करेक्टिव डिप जो है काफी स्ट्रांग है। और फिलहाल ये लग रहा है फिलहाल के लिए शायद ये बाजार थोड़ा सा पुल बैक लेने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन जो ब्रॉडर वाला जो करेक्टिव फेज है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और करेक्टिव फेज में एटलीस्ट मिनिमम 2 लेग रहता है। तो फिलहाल जो एक स्मॉलर करेक्शन अभी बना है वो डीपर हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद उस फर्स्ट लेग का एक छोटा सा बॉटम बना है। तो वहां पे शायद बाजार थोड़ा पुल बैक लेने के लिए कोशिश करेगा 75,000, या उससे भी ज्यादा शायद एक्सटेंड कर भी लेगा, शायद 76,000 भी हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि बाजार 76,500 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा इसी वीक। शायद ऊपर लेवल पे गोइंग फॉरवर्ड एक सेलिंग बनेगा। फिलहाल के लिए बाजार थोड़ा सा बॉटम रेंज के आसपास है, 74,450 इसके आसपास अभी फिलहाल सेलिंग चल रहा है। सवेरे ऊपर खुला था लेकिन अभी मोमेंटम थोड़ा वीक दिखा रहा है। लेकिन 74,200 300 के आसपास मुझे लग रहा है वहां पे एक इंट्राडे एक बाय बनेगा विथ इमीडिएट टारगेट ऑफ 75,000 आज के इवनिंग तक, या नहीं तो कल मॉर्निंग तक मुझे लग रहा है कि शायद एक रिकवरी देने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन कॉम्पिटिवली जिस तरह से गोल्ड का रिकवरी है फिलहाल सिल्वर में उतना नहीं है, थोड़ा सा वीकर जैसा है। हाँ, सिल्वर भी पुल बैक लेने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन फिलहाल बाइंग में अगर लेना है तो गोल्ड इज मोर प्रिफरेबल, क्योंकि अभी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज थोड़ा सा वीकर नोट में ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल के लिए अगर बाय ऑन डिप्स लेना है तो प्रिफर इज गोल्ड ओनली। ओके, आप बताइए अनुज जी, आपकी राय क्या बन रही है? गोल्ड क्या फिर से 74,000 के नीचे आ सकता है या यहां से अब तेजी आपको दिख रही है? आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स के लिए? विश्वमोहन जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, करीबन 10 से 12 दिन हुए हैं जिसमें हमने लगातार एक बड़ी गिरावट गोल्ड और सिल्वर में आती हुई देखी है। हालांकि ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, मगर कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड जोन में दोनों ही गोल्ड और सिल्वर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेशन है जो देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनली आप देखेंगे तो हमने 2540 के आसपास तक के लेवल्स देखे थे। अभी हम देखें तो $2583 के आसपास गोल्ड चल रहा है। सिल्वर में भी हमने $30 तक के लेवल देखे थे, वहां से रिकवरी होगा करीबन $30.5 के आसपास के स्तर आते हुए देखे हैं। हमें लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है, देखने को मिल सकती है। अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स भी ओवरबॉट जोन में चला गया, तो वहां भी हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो गोल्ड सिल्वर में वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है। अगर हम एक वीक की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बाउंस बैक रह सकता है। तो इस हफ्ते के लिए हमारी खरीदारी की कॉल रहेगी। गोल्ड में अगर थोड़ा डिप मिलता है करीबन 74,100 के आसपास, 74,100 के आसपास, तो खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 73,625 का लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि 75,550 तक देखने को मिल सकता है। सिमिलरली सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो करीबन 88,300 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 86,800 का लगाएं। टारगेट करीबन 91,300, 90,500 से 91,300 तक देखने को मिल सकता है। तो एक शॉर्ट कवरिंग मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर हम करंट ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अभी कंसोलिडेशन फेज में है। तो यहाँ पर आपको दोनों साइड के ट्रेंड देखने को मिलेंगे। तो अभी फिलहाल हमें लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग के चलते एक रिकवरी गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। आपको रिकवरी यहां से दिख रही है? दिव्या, आप मानते हैं, आपको भी लग रहा है यहां से रिकवरी है गोल्ड और सिल्वर में? आपकी इन हाउस कॉल क्या है एक्सिस सिक्योरिटीज की? एज ऑफ नाउ मैं थोड़ा नियर टर्म में जाना प्रेफर करूंगा, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि लगातार लास्ट 3 वीक से कॉमेक्स गोल्ड एक नेगेटिव क्लोज दे रहा है, हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। और जो भी न्यूज फ्लो आ रही है गोल्ड और सिल्वर के लिए दोनों ही नेगेटिव है। एक तरफ से डॉलर इंडेक्स है वो रिकॉर्ड हाई पे जा रहा है, साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट कट अभी शायद से ना भी हो।
तो मेरा जो व्यू है थोड़ा सा नियर टर्म में रहेगा। नियर टर्म के लिए मुझे सेलोन राइस का ही व्यू लग रहा है। जब तक गोल्ड 76,000 के ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक मुझे लग नहीं रहा है कि हमें और तेजी देखने मिल सकती है। तो सेलोन राइस का ही व्यू रखे इंट्राडे के लिए। अगर प्राइस 74,800 करीब आते हैं तो वहां पे बेच के चले। स्टॉप लॉस हम 75 का रखे और टारगेट नीचे में 74,500 का मेंटेन करके चले। और चांदी में भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। कॉमेक्स सिल्वर एक लगातार 4 वीक से एक नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है। साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन है कि जो ट्रम्प की जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी होगी वो चाइना की तरफ थोड़ी सी हार्ड लाइन हो सकती है। तो उसके वजह से इंडस्ट्रियल मेटल में भी अफेक्ट हो सकता है। तो चांदी भी मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में थोड़ी सी अंडर परफॉर्म करेगी। इंट्राडे में अगर चांदी 88,900 के करीब आता है तो वहां पे बेच के चले। स्टॉप लॉस हम 89,300 का रखे और टारगेट नीचे में 88,400 का मेंटेन करके चले। आप बताइए चांदी को लेकर आपको क्या लग रहा है बिठूपन? 89,000 के आसपास क्या करना चाहिए? चांदी खरीदे या रुके और नीचे आने दे? अगर नीचे अगर चांदी आएगी तो कहां तक नीचे आ सकती है? देखिए अभी तो मैंने बताया था कि देखिए चांदी में जो सिनारियो है करेक्शन काफी 1 लाख के आसपास बाजार पहुंच गया, अभी 89,000 पहुंच गया है। तो फिलहाल शायद यहाँ पे करेक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है फिलहाल के लिए। और इंडस्ट्रियल कमोडिटी वाइज थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में वीकनेस रह सकता है। मुझे लग रहा है शायद ये 84,500 टू 85,000 के आसपास ही शायद एक बॉटम बना सकता है। गोइंग फॉर तो आउटलुक बुलिश है सिल्वर का, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो रिकवरी एक्सपेक्टेड है रेट कट्स के कारण, जो गोइंग फॉर वर्ल्ड में सब जगह पे होने वाला है। तो आउटलुक ओवरऑल बुलिश ही है, लेकिन फिलहाल के लिए बाजार एक करेक्टिव फेज में चला हुआ है। तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई बाइंग का लेना है। बाइंग जोन मेरे हिसाब से 84,500 84,000 ये रेंज में सेफ बाइंग रहेगा फिलहाल के लिए। चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में आज हल्की रिकवरी की कोशिश हो रही है। ब्रेंट क्रूड को देखो तो $71 के करीब है, लेकिन बहुत ही मामूली है। क्या होगा इस हफ्ते और आज क्या करना चाहिए? दिव्या आप बताइए, क्रूड पर आपका व्यू क्या है? क्रूड की बात करें तो नाइमेक्स क्रूड में लास्ट वीक 4% गिरावट देखने मिली। चाइना की तरफ से जो डिमांड कंसर्न है और जो स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर है तो उसके वजह से जो सेंटीमेंट है क्रूड का काफी नेगेटिव है। एक तरफ से जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है चाइना में वो भी स्लो डाउन हुई है। उनका जो क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग आउटपुट जो था अक्टूबर का वो 4.6% से गिरा हुआ है। तो उससे हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि वहां पे भी स्लो डाउन जो है काफी ज्यादा है एज ऑफ नाउ। तो कोई भी अगर रैली आती है नियर टर्म में तो वहां पे बेच के चले। इंट्राडे के लिए 5,700 का जो पुट ऑप्शन है वो 200 के करीब बाय करे। स्टॉप लॉस हम 170 का रखे और टारगेट ऊपर में 250 का मेंटेन करके चले। ओके, तो ये व्यू है आपका क्रूड को लेकर। आप बताइए आपकी कॉल क्या है अनुज जी क्रूड पर? ये रशिया यूक्रेन वॉर दोबारा से एस्केलेट होता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से एक जियोपॉलिटिकल टेंशन आती हुई दिखाई दी है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो क्रूड के प्राइसेस भी एक ओवरसोल्ड जोन में थे। हमने लगातार पिछला हफ्ता एक करेक्शन में देखा था, और हमें लगता है कि यहाँ से अगेन एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। प्राइस ओवरसोल्ड जोन में है, और ऐसे में जियोपॉलिटिकल टेंशन का एस्केलेट होना तो एक सपोर्टिव फैक्टर देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर यहाँ पे आपको इंट्राडे में शॉर्ट टर्म में खरीदारी की ट्रेड देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर अगर किसी को ट्रेड लेना है तो खरीदारी के तौर पे ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में अगर हम टारगेट की बात करें तो करीबन 5,810 से लेकर 5,870 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 5565 पे लगा सकते हैं। हमें लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव से खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमें लगता है कि 5,800 का जो कॉल ऑप्शन है, अगर हम बात करें तो ₹3.20 के आसपास, सॉरी 165 के आसपास चल रहा है, उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 130 पे लगा, टारगेट करीबन 200 तक आ सकता है। तो एक शॉर्ट कवरिंग के चलते हमें लगता है कि एक रैली क्रूड में देखी जा सकती है। तो आपको रैली की उम्मीद यहां से लग रही है, शॉर्ट टर्म के लिए ये व्यू है। आप बताइए बिटपन आपकी कॉल क्या है क्रूड पर? देखिए आज बाजार जिस तरह से ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू बाजार में बन भी रहा है, तो एक बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन क्रूड ऑयल का जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव ये है कि हाँ पुलबैक बन भी सकता है, लेकिन वो उसका कोई नहीं बोल सकता कि नहीं होगा। लेकिन जब तक ये बाजार, लास्ट वीक भी और बहुत दिन से हम लोग बात भी कर रहे हैं कि 6050 6100 के ऊपर जब तक नहीं है बाजार, तो इसमें सेल ऑन रैली ही होगा। कोई भी रिकवरी आता है सेल पे ही इज मोर प्रिफरेबल। और पूरे चार्ट देख के भी नहीं लग रहा है कोई स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है यहाँ पे अभी बाजार में। किस तरह जिस तरह से क्लोजिंग हुआ है लास्ट वीक में, फ्राइडे में, तो वहां पे एक वीकर क्लोजिंग ही बना है। और यहाँ पे कोई दिखा नहीं रहा है कि बाजार में कोई बॉटम बना या बॉटम बन सकता है। हाँ जियोपॉलिटिकल टेंशन जो भी है रशिया यूक्रेन का एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये पुराना फैक्टर है। और डोनाल्ड ट्रम्प आने के बाद शायद ये इतना ज्यादा एस्केलेट नहीं होगा, इसका कोई इज ऑफ हो जाएगा। तो
पुल बैक में मैं प्रीफर कर रहा हूँ सेल के, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी पुल बैक स्ट्रांग भी हो जाता है। तो 5730 5740 ये सब अगर लेवल मिलता है वहां पे मेरे हिसाब से विल बी ए सेल, और 5800 के आसपास स्टॉप लॉस एक स्टिक लगा के चल सकते हैं। मुझे लग रहा है 5600 5550 के आसपास बाजार में मेरे हिसाब से आ सकता है शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पे विद केयरफुल स्टॉप लॉस के साथ सेल करना बेटर, क्योंकि क्रूड ऑयल में ओवरऑल देखिए जो भी पैसा बना है सेल ऑन राइज पे ही बना है अभी तक। लास्ट 2-3 महीना 4 महीना जिस तरह का ट्रेड बना है, शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कोई भी रिकवरी आता है तो सेल ही करिएगा। बॉटम में कभी कभी थोड़ा पुल बैक भी आ सकता है, दैट इज द रिस्क यू हैव। दोनों तरह के व्यूज यहाँ पर कच्चे तेल को लेकर आ रहे हैं। चलिए बेस मेटल्स से पहले हम नेचुरल गैस की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज 4% की तेजी दिख रही है, 246 के ऊपर है। नवंबर वायदा करीब 3.25% की तेजी है। आप बताइए बिटुपन, आपको क्या लग रहा है, एनजी की जो ये चाल है तेजी और कंटिन्यू होगी क्या? नेचुरल गैस का ट्रेंड तो बायस अभी थोड़ा पॉजिटिव पे आ रहा है। एक राउंडिंग शेप जैसा, राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बना है और एक कप एंड हैंडल जैसा भी बना हुआ है एमसीएक्स में एज ए ब्रॉडर चार्ट। लेकिन मैं उतना रैली एक्सपेक्ट नहीं करूंगा जिस तरह से पैटर्न बना है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस 255 का बना हुआ है और शायद ये रेजिस्टेंस एक ही झटके में तोड़ेगा कि नहीं, दैट इज नॉट वेरी श्योर। तो लेकिन बायस पॉजिटिव भी है, क्लोजिंग भी पॉजिटिव है। अभी आज भी थोड़ा गैप अप भी ओपनिंग हुआ है, तो 245 के आसपास बाजार चल रहा है। तो यहाँ पे डिप्स में मेरा सबसे बाई करना है। अगर हम लोग इसको ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं, 240 वाला या 245 वाला जो कॉल ऑप्शन है, ये ₹8.70 के आसपास चल रहा है। तो ये 6 to 6.5 में मिलता है तो मेरे हिसाब से बाय कर सकते हैं विथ ए टारगेट ऑफ 11 to 12 विद स्टॉप लॉस बिलो 3.5। तो नेचुरल गैस में ऑप्शंस के जरिए कर सकते हैं, या फ्यूचर्स में भी आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बाय कर सकते हैं 255 या 250 टारगेट लेके। बात करते हैं अब बेस मेटल्स की, जहां पर आज सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है। कॉपर को देखिए, कॉपर करीब करीब 795 रुपए के आसपास है, हल्की तेजी। जिंक 277 रुपए के आसपास, मामूली तेजी। एल्युमिनियम को देखिए, एल्युमिनियम है 242 रुपये 50 पैसे पे और लेड है 179 रुपए के करीब। आप बताइए अनुज जी, क्या पसंद है आपको मेटल्स में, और कहां पर लग रहा है कि दिन के दौरान मौके बन सकते हैं और किस साइड के मौके बनेंगे? विष्णु जी देखिए, चाइना की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आते हुए दिखाई दिए, जहां पर उन्होंने लास्ट वीक में स्टिमुलस पैकेज भी दिया। उन्होंने ये भी बोला कि जो स्टिमुलस पैकेज दिए गए हैं उसकी वजह से बेस मेटल की डिमांड बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर भी आ सकती है। देखिए, सारी कमोडिटी पिछले 10 दिनों में काफी करेक्ट हुई है, तो मेरे हिसाब से सभी कमोडिटी ऐसे लेवल पे हैं जहां पर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो शॉर्ट कवरिंग का इम्पैक्ट है, मगर जो चाइना का स्टेटमेंट आ रहा है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, वो मुझे लगता है कि कुछ हद तक बेस मेटल को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो ये वीक में मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो यहाँ पर मैं बाय कॉल ही देना चाहूंगा। कॉपर में करीबन थोड़ा सा डिप अगर मिलता है करीबन 787 के आसपास, तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 775 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 809 तक देखा जा सकता है। वही सिमिलरली जिंक के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं, करीबन 275 में। स्टॉप लॉस 272.80 का लगाएं, टारगेट 282 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि ये हफ्ता थोड़ा सा स्टेबल होगा मार्केट के लिए, और कहीं ना कहीं जो गिरावट थी वो यहाँ पे थमती हुई नजर आएगी, जहां पर एक रिलीफ रैली जिसको हम बोल सकते हैं वो यहाँ देखने को मिल सकती है। तो अनुज जी की बेस मेटल्स की कॉल आ चुकी है, आप दोनों के पास आएंगे। उससे पहले हमारे साथ अशोक कौशिक जुड़ गए हैं, मेंबर हैं आज़ादपुर मंडी टमाटर एसोसिएशन के। शुक्रिया अशोक जी, आपने वक्त निकाला। सर, टमाटर के दाम तेजी से नीचे आए हैं। रिटेल में भाव पिछले महीने जो 70 से 90 रुपए प्रति किलो के आसपास थे, अब 40 से 50 रुपए किलो तक आ चुके हैं। क्या वजह है, क्यों ये नरमी आई है, और भाव टमाटर के आगे और भी कम होंगे क्या? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। और जो आपने कहा कि पिछले महीने से देखते हुए टमाटर का बाजार नीचे आया है, आज का जो थोक का बाजार है बढ़िया टमाटर वो 30 रुपए से 40 और 50 के बीच में हमारी मंडियों में बिक रहा है टमाटर, क्योंकि आवक बढ़ी है हमारी। महाराष्ट्र से है, एमपी से है, तो कुछ हिमाचल से भी हमारा टमाटर आ रहा है, हिमाचल साइड से। तो आवक बढ़ने के कारण तो रेट घटे हैं अभी। आगे क्या लग रहा है सर, आगे की स्थिति क्या लग रही है? टमाटर में क्या होने वाला है? क्या भाव नीचे की तरफ ही रहेंगे, डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है आपको, या इसी आसपास में रहने वाले हैं? नहीं, अभी तो इतना डाउन नहीं जाएगा मार्केट में। अभी ये रेट यही चलते रहेंगे, क्योंकि अभी पीछे भी आवक है ना, थोड़े कम हो जाएगा। जैसे मौसम में चेंजिंग होगी, ठंड पड़ेगी तो टमाटर पकना कम हो जाता है,
तो आवक कम होगी तो रेट यही चलेंगे, 10 या 20 रुपए का ऊपर नीचे होता रहता है बाजार, इतना डाउन नहीं जाएगा जितना हम सोचेंगे। ये 40 और 50 के बीच में टमाटर, 30 और 40 के अंदर बिकता रहेगा टमाटर थोक में। हाँ, सही बात है और वो भाव तो मिलना भी चाहिए ताकि किसानों को भी वो इतना मिलना भी नुकसान चाहिए। न हो अगर जाए। इससे तो किसान को कुछ भी नहीं मिलता, किसी को भी। ओके, बिल्कुल। अगर 40 रुपए रिटेल में, अगर शहरों में अगर भाव रहेंगे तभी किसानों को कुछ मिल पाएगा, अदरवाइज खेती ही बंद कर देंगे वो टमाटर की। शुक्रिया अशोक जी, आपने वक्त निकाला और टमाटर पर अपनी राय रखी कि मार्केट की स्थिति क्या है और दाम फिलहाल कम हुए हैं, सप्लाई की स्थिति बेहतर हुई है और उसका असर साफ दिख रहा है, कंज्यूमर्स को काफ़ी राहत मिली है। चलिए अब बात करते हैं अनियन की, जहां पर कंज्यूमर्स को अभी तक राहत नहीं मिलती दिख रही है। रिटेल में प्याज के दाम 70 से 80 रुपए प्रति किलो के आसपास है। कुछ जगहों पे जहां पे क्वालिटी थोड़ी ख़राब है वहां पर रिटेल में भाव 60 रुपए के आसपास आ चुके हैं। लेकिन हमने जब लासलगांव मंडी के कारोबारियों से बातचीत की तो उनका कहना है कि 15 से 20 दिनों में नए प्याज जब आने शुरू होंगे तब यहां पर कीमतों में नरमी आएगी और 15 दिसंबर तक ग्राहकों को, कंज्यूमर्स को, प्याज के कंज्यूमर्स को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी उनको 1 महीने और वेट करने पड़ेंगे, उसके बाद प्याज के दाम खुद ब खुद कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नए प्याज की फिर बाढ़ आएगी, आवक बढ़ेगी, उसका असर मार्केट पर आगे दिख सकता है। एक खबर यह भी थी कि दिल्ली में नासिक से 1341 टन प्याज की सप्लाई हुई है। स्पेशल गुड्स ट्रेन के जरिए नासिक से दिल्ली ये प्याज पहुंचा है। चलिए अब आगे बढ़ते, एक और खबर है सोयाबीन को लेकर कि सोयाबीन किसानों को कृषि मंत्री ने अनाउंस किया है कि सोयाबीन किसानों को अतिरिक्त 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का उनको सीधा भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाएगा और साथ ही एमएसपी पे उनकी खरीदारी की लगातार कोशिश है। हालांकि इंडस्ट्रियल खरीदारी एमएसपी पे अभी भी नहीं हो रही, एमएसपी के काफ़ी नीचे हो रही है। तो सरकार का उस सवाल के जवाब में सरकार का ये भी कहना था कि वो भावांतर स्कीम के जरिए किसानों के नुकसान की भरपाई की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डीएन पाठक साहब हैं, ईडी हैं सोपा के। शुक्रिया पाठक सर, आपने वक्त निकाला। सर, क्या हो रहा है, सोयाबीन की खरीदारी किसानों से इंडस्ट्रीज किस भाव पे कर रही हैं? अभी आज के भाव रफली मंडी का भाव 4300 रुपए के आसपास है जिसमें खरीदी हो रही है और एमएसपी आपको पता है कि 4892 है। ओके सर, तो ये भाव किसानों के नुकसान की भरपाई की क्या बातचीत हो रही है? सर, आपके पास क्या खबर है? अभी आपने बताया कि कृषि मंत्री ने अनाउंस किया कि 5,000 रुपए पर हेक्टेयर, अगर वो 5,000 रुपए पर हेक्टेयर होंगे और अगर उपज जो एवरेज 10 क्विंटल लगाई जाए तो रफली 500 रुपए पर क्विंटल का किसान को एक्स्ट्रा वहां से मिल जाएगा सरकार से। और नाफेड और जो बाकी सरकारी एजेंसियां हैं वो खरीदी करने के लिए तैयार हैं, उनके सेंटर लगे हुए हैं जो कि एमएसपी पे ही खरीद रहे हैं। तो किसानों को मुझे लगता है काफी बड़ी राहत है कि सरकार एमएसपी पे खरीदी कर रही है और ये 5,000 रुपए टन एक और बड़ा अमाउंट है जिससे कि 5,000 रुपए पर हेक्टेयर जिससे किसान को राहत मिलेगी और एमएसपी का दाम उनको मिल पाएगा। इंडस्ट्री की समस्या ये है कि सोयाबीन मील के दाम पिछले 1 महीने में इतने ज्यादा गिर गए हैं वर्ल्ड मार्केट में और इंडिया में कि वो इस भाव से ऊपर खरीदारी करके प्लांट चला ही नहीं सकते। तो इंडस्ट्री की समस्या यही है कि वो जिस भाव में उनका तेल और मील बिकता है उससे सोयाबीन की प्राइस डिसाइड होती है। तो मुझे लगता है सरकार का ये कदम किसानों के लिए हित में है, इससे किसानों को भी पूरा दाम मिल जाएगा और इंडस्ट्री को जिस भाव पे सोयाबीन मिल रहा है उस पर खरीद रहे हैं। ओके सर, एक और बात कही गई है कि पहले 12% तक मॉइस्चर वाले खरीद होती थी एमएसपी पे, अब 15% तक उसे बढ़ा कर दिया गया है। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल जो बाइंग हो रही है वो काफ़ी नीचे के भाव पे हो रही है, तो किसानों को तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा। किसानों का रिएक्शन क्या है सर इस पर? नहीं, किसानों का कोई इस पर रिएक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि अब 15% मॉइस्चर अगर खरीदेगी सरकार, हालांकि 15% मॉइस्चर का सामान अभी बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। ये 1 महीने पहले अगर ऐसा होता, 15-20 दिन पहले जबकि एकदम फसल आई थी तब 15% मॉइस्चर था। अभी तो मॉइस्चर 12-13% के आसपास है, 11% के आसपास है। लेकिन ऑब्वियसली अगर 15% मॉइस्चर का सामान खरीदेंगे तो किसान को जो एक्चुअल भाव मिलेगा वो 5,149 रुपए पर क्विंटल हो जाएगा, जो कि एमएसपी से थोड़ा ज्यादा है। एमएसपी तो 4,892 रुपए है। तो किसान तो इससे ऑब्वियसली खुश हैं कि उनका 15% का माल भी बिक रहा है और सरकार खरीद रही है। ओके
शुक्रिया पाठक जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को समझाया। हालांकि कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स के अलग अलग भाषण आ रहे हैं, हर पार्टियों के भाषण आ रहे हैं कि सोयाबीन किसानों को रिझाने की कोशिश हो रही, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है 20 नवंबर को। कहा जा रहा है कि एमएसपी से काफ़ी ऊपर का भाव उनको आगे दिया जाएगा, बोनस दिए जाएंगे, एमएसपी बढ़ाया जाएगा। कई सारी पार्टियों ने तो ये तक ऐलान कर दिया है। हालांकि उसका पॉलिटिकल भाषण है, लेकिन ग्राउंड की स्थिति यही है कि इंडस्ट्रियल बाइंग एमएसपी के भी नीचे अभी फिलहाल हो रही है। लेकिन सरकार 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अतिरिक्त बैंक अकाउंट में किसानों को ट्रांसफर किए जाएंगे, ये ऐलान कृषि मंत्री की तरफ से किया गया है। और साथ ही 15% तक मॉइस्चर वाले सोयाबीन की भी खरीदारी का भरोसा दिया गया है। चलिए, शुक्रिया अनुज जी आपका, बिटूपन मजूमदार साहब आपका, और साथ ही दिव्या गगलानी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि नॉन एग्री मार्केट में उनको क्या करना चाहिए। मुनाफे की मंडी को यहीं समेट